मैडम ये 33 लोग वो लोग हैं जो फैसिलिटेटर हैं इस मैरिज के होने में, जो उस बच्चे लड़की को नाबालिगा को घर से निकाला, वर्गलाया गया, फैसिलिटेट किया गया, लाहौर कराची से लाहौर लाया गया और लाहौर में यहाँ पे जो निकाह अरेंज हुआ उसमें जिन जिन लोगों ने फैसिलिटेट किया है एज़ पर इंफॉर्मेशन जो हमें मिलती चली गई है पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान, उसने हमने नॉमिनेट किया, दे आर बीइंग नॉमिनेटेड। जहाँ तक गिरफ्तार होने की बात है तो एज़ पर द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ज़हीर साहब ने परसों पहले भावलपुर हाई कोर्ट में भावलपुर बेंच में बेल फाइल की थी, लेकिन वो बेल ना हुई और विड्रॉ करनी पड़ी। उसके बाद उन्होंने कल लाहौर हाई कोर्ट के मुल्तान बेंच से ट्रांजिटरी बेल दी है फ्रॉडुलेंट और फैब्रिकेटेड स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स देके, और वो ट्रांजिटरी बेल 22 तक है। अभी उसके इमीडिएट अरेस्ट के तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि एप्रीहेंशन हैं, लेकिन ये है कि वो ही इज ऑन द रन। बाकायदा नोटिफिकेशन इस हवाले से नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह से अभी केस प्रॉपर पहले अगवा का केस था और अब वो टोटली डाइवर्ट हो चुका है, चाइल्ड मैरिज केस, ये आप नहीं समझते कि बहुत ताखीर होती रही, बहुत डिले होता गया? इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। बच्ची की उम्र भी इतनी देर तक कड़ियां क्यों मिली? मैडम गुजारिश ये कि इसमें रवायती बेहिसी, पुलिस की जो रवायती बेहिसी है, मैं समझता हूँ कि इसका सबसे बड़ा रोल पुलिस ने प्ले किया है। 2 दफ़ा ज़हीर भी पेश हुआ कराची हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुई खातून भी और नाबालिगा भी, लेकिन उसके बावजूद पुलिस ने उन्हें अरेस्ट नहीं किया डिस्पाइट द फैक्ट कि फादर ऑफ द माइनर हैज़ रिपीटेडली बीन क्लेमिंग कि बच्ची नाबालिग है। देखिए इस केस में ज़हीर की गिरफ्तारी टू सम एक्सटेंड मैटर करती है, लेकिन इस केस में जो नाबालिग बच्ची है जिसकी उम्र सिर्फ 14 साल और 3 माह है, उसकी रिकवरी सबसे अहम है मेरी अंडरस्टैंडिंग मुताबिक। उसकी लाइफ एट स्टेक है, उसकी इज्जत एट स्टेक है, एंड शी हैज़ बीन डिटेन्ड इन एन इलीगल and improper detention as per my understanding, especially after the progress report जो submit हुई है और especially after the report of the medical board that has been constituted under the supervision of Sindh government। इससे तो इस बच्चे को इमीडिएटली रिकवर करना चाहिए। वो तो प्रोसेस है, ट्रायल है, चलता रहेगा, ज़हीर गिरफ्तार होगा, फेस करेगा ट्रायल को, एक मामला है, लेकिन जो विक्टिम ऑफ द ऑफेंस है, जो विक्टिम ऑफ द क्राइम इटसेल्फ है, वो दुआजार है और उसकी रिकवरी के हवाले से कोई एफर्ट्स उस तरह नहीं हुए, जिसकी वजह से मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि डिले हुआ है। बच्चे खुद सामने आकर दुआ जब बात करती है कि मैं अपने वालिदैन से नहीं मिलना चाहती, मैं उनके साथ नहीं रहना चाहती, अगर ऐसा किया गया जबरदस्ती तो मैं एक्सट्रीम कदम उठाऊंगी, मैं ज़हीर के बगैर नहीं रह सकती, और मुझे ये सारी बातें, तो इस स्टेटमेंट की, इस ख्वाहिश की या इस डिसीजन की कितनी वक़्त है? देखिए मैं तो समझता हूँ जी कि इस डिसीजन की, ये स्टेटमेंट की ऐसा कोई वक़्त ना इस्लामिक लॉ पे कोई है, ना शरई तौर पर है, ना लॉ ऑफ द लैंड यानी पाकिस्तानी कानून के तहत। वो एक नाबालिग बच्ची है, एडमिटेडली शी इज़ अबाउट द एज ऑफ 14 साल और 3 माह एज पर द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। देखिए हमारे माशरे में ज़रा अजीब सा एक सिस्टम चल रहा है। एक तरफ हम एक नाबालिग बच्ची या बच्चे को शनाख्ती कार्ड बनाने की इजाज़त नहीं देते जब तक वो 18 साल का ना हो जाए। एक नाबालिग बच्ची ड्राइविंग लाइसेंस नहीं हासिल कर सकती जब तक वो 18 साल की ना हो जाए। एक नाबालिग बच्ची वोट नहीं दे सकती जब तक वो 18 साल की ना हो जाए। लेकिन वो ही नाबालिग बच्ची कोर्ट में अगर आगे खड़ी होकर कहती है जी मैंने अपनी मर्जी से निकाह कर लिया है, तो हम सारे हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं कि ये बिल्कुल सही कह रही है, हम इसके स्टेटमेंट के ऊपर चलेंगे। अनफॉर्चुनेटली जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, इस्लामिक लॉ के तहत भी सिर्फ बलूगत शर्त नहीं है, अकल होना, शऊर होना वो भी एक शर्त है, क्योंकि हम अक्सर कंसिडर करते हैं जी आकिल और बालिग होना शर्त है। तो हमने सिर्फ बलूगत को पकड़ के सिर्फ लड़की के बच्चे, वो तो नाबालिग है और कुछ कमजोर लम्हात में उससे मैनिपुलेट कर लिया गया और उससे इन्फ्लुएंस किया हुआ, तो उसकी स्टेटमेंट के ऊपर तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें चलना चाहिए। अच्छा फात साहब, अगर अब ज़हीर की गिरफ्तारी अमल में लाई जाती है फॉर इंस्टेंस, तो उन पर कौन सी रिफात लग सकती है, कितनी देर की सजा हो सकती है, या क्या पूरा जो लीगल प्रोसीजर है वो क्या होगा? अभी तो एट प्रेजेंट 363 और चाइल्ड रिस्ट्रेंट मैरिज एक्ट सिंध के तहत उन पर दफात लगी हैं, 363 पाकिस्तान पीनल कोड के तहत। लेकिन हम जिसे एजिटेट कर रहे हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग मुताबिक जो बच्ची 14 साल से कम है, नाबालिग है और उसको अगवा या वर्गला के लिए जाया जाता है, तो 364A PPC का इसमें जो ओरिजिनल FIR हुई थी जिस सेक्शन के तहत वो होनी चाहिए। अगवा बराए इसे बराए आप कह लें शादी, एंटाइसिंग वे फॉर विद द इंटेंट ऑफ लस्ट, और इसमें ग्लोरिफिकेशन ऑफ द क्राइम को भी इंक्लूड होना चाहिए। 363 है, 364A होनी चाहिए, 366 होनी चाहिए। इनके तहत क्या कुछ हो सकता है? इनके तहत तो जी मुझे तो मेरी अंडरस्टैंडिंग है करार वाकई सजा उसे देनी चाहिए, ताकि ये हमारे यहाँ जो एक सिस्टम चल पड़ा है रन अवे मैरिजेस का और एक फ्लड गेट ओपन हुआ है जो जिसका
आजकल चूंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, ईजीएस्ट एक्सेस अवेलेबल है, आप हर बच्चे को नहीं रोक सकते। आपको वो दरवाज़ा बंद करना होगा जिससे डिटरेंस क्रिएट हो सके। मेरी अंडरस्टैंडिंग तो ये है कि मैक्सिमम पनिशमेंट जो अवेलेबल अंडर द लॉ है उसे मिलनी चाहिए आफ्टर कंडक्शन ऑफ द ट्रायल। अफाज साहब, मेरा सवाल ये है कि जो दुआ के जो वालिद साहब हैं, काज़मी साहब, वो उन्होंने जब लड़की घर से गायब होती है या जाती है, जो भी सिलसिला हुआ, तो शुरू में इस केस को अगवा का केस क्यों बनाया गया? इसको गैंग के हवाले से ही बात करते थे। अभी तक इस हवाले से कोई एविडेंस हमारे पास सामने मीडिया पर नहीं आया है। सोशल मीडिया पर इस हवाले से बहुत सारी बातें हो रही हैं। चाइल्ड मैरिज की तरफ इस केस को क्यों नहीं शुरू में ले जाया गया? क्यों इतनी बड़ी गलती की गई? हम तो मैडम शुरू दिन से, राइट फ्रॉम द डे फर्स्ट, ये कह रहे हैं कि ये चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट की खिलाफ वर्जी हो रही है। इट वाज ऑन दी पार्ट ऑफ द पुलिस, स्पेशली जो हमारे डीएसपी साहब हैं, मैं नाम नहीं लेता उनका, जो कराची पुलिस के, दे वर नॉट कोऑपरेटिंग राइट फ्रॉम द डे फर्स्ट। देखें, बेसिक लॉ तो वहीं पे आपका मौजूद है, जो 16 साल पंजाब में प्रिस्क्राइब करता है, 18 साल की एज सिंध में प्रिस्क्राइब करता है। अभी मेरे ख्याल में मोस्ट रिसेंटली फेडरल शरीयत कोर्ट ने बहुत सारी पिटिशंस डिसमिस भी की हैं जिन्होंने एजिटेट किया था कि जी ये जो शर्त 16 साल की है नाबालिग लड़की की पंजाब में और 18 साल की नाबालिग लड़की की सिंध में, इसे खिलाफ इस्लाम डिक्लेयर किया जाए, और उन्होंने इससे खारिज किया कि नहीं, ये स्टेट का राइट है। वो ख्यारुल बुलूग और सदुल ज़राए के डॉक्ट्रिन जो इस्लामिक शरीयत के तहत हैं, उनके तहत उनकी एज फिक्स कर सकती है, प्रिस्क्राइब कर सकती है। तो बेसिकली तो ये केस वहीं से मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट की वायलेशन के ऊपर चल रहा है। बेसिकली इसमें हुआ ये कि बच्ची वर्गलाई निकल गई घर से अचानक, और हमें तो नहीं पता कि क्या सिचुएशन है। फादर ने इमीडिएटली पुलिस को अप्रोच किया और एक FIR 364A के तहत रजिस्टर हुई, और उसमें ट्रैफिकिंग का भी जिक्र है। फिर ये तो इन्वेस्टिगेशन हुई, एक वो स्लो प्रोसेस चला। खुदा भला करे बाबर सलीम साहब का, जिन्होंने CDR इन्वेस्टिगेशन की और वो CDR डाटा निकाला, वहाँ से पता चला कि जिसमें कौन कौन लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। और जो जहीर साहब जैसे स्टेटमेंट देते रहे कि जी मैं लाहौर था, और दुआ ज़ारा का भी अगर आप शुरू के स्टेटमेंट्स देखें तो वो यही कह रही है कि मैं घर से निकली हूँ, टैक्सी में बैठी हूँ, टैक्सी से बैठ के लाहौर आ गई हूँ। तो बादिल नज़र में मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, और बहुत सारे जो सीनियर एलिमेंट है, वो इस चीज़ को एक्नॉलेज करने के लिए तैयार नहीं है कि 14 साल की बच्ची रात के वक्त निकले घर से, या दोपहर या दिन के वक्त भी निकले, और टैक्सी में बैठे और टैक्सी वाला उसे लेके डायरेक्टली लाहौर आ जाए, और बगैर उसके किराए के या बगैर किसी। वैसे दिस स्टोरी डजंट कनेक्ट टू मी, मतलब कि ये थोड़ी सी समझ से बाहर लगती है। दिस इज अपरेंट, तो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है। दीज अगर आप कनेक्ट करें, डॉट्स जोड़ें, तो हमें ये समझ में आता है बादल नजर में इट इज अ प्लानिंग, और ये एक 18 साल के बच्चे की दिमागी इस्तात से बाहर है, अनलेस अनटिल देयर इज सम सपोर्ट फ्रॉम एक्सटीरियर चैनल्स, और वो स्वाए 5-6 बड़े वेल कनेक्टेड लोगों के। और देखिए, जो मुआशरा हमारा है, इसमें रिपीटेडली कोर्ट्स को अप्रोच करना इट्स नॉट इजी। जैसे इनकी हिस्ट्री अभी रही है इस कपल की कि ये जो लड़का है ज़हीर और जो लड़की है दुआ ज़हरा, ये निकाह के बाद फरार हो जाते हैं और गायब हो जाते हैं, मंजर-ए-आम से गायब हो जाते हैं। अभी पुलिस का पहरा, किसी किस्म का सिक्योरिटी, चूंकि अभी गिरफ्तारी के हवाले से भी बातें की जा रही हैं ज़हीर की, तो कुछ इस तरह से पुलिस एक्टिव दिखाई दे रही है इस पूरे केस के ऊपर, यानी कि ऐसा ना हो कि पता चले कि फिर से दोनों फरार हो चुके हैं। नहीं, इंशाल्लाह इस दफ़ा बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इस दफ़ा फरार नहीं हो सकेंगे। कुछ अर्सा ज़रूर रुपोश रह सकते हैं, क्योंकि हमने पुलिस के साथ साथ चाइल्ड वेलफेयर प्रोटेक्शन ब्यूरो वालों को भी अप्रोच किया है, और एज़ पर देयर लॉ ये उनकी डोमेन भी है, उनका मैंडेट भी है कि अपार्ट फ्रॉम पुलिस इन्वेस्टिगेशंस दे शुड टेक केयर ऑफ द चाइल्ड एंड शुड कम टू द रेस्क्यू ऑफ द चाइल्ड। आई एम प्रीटी श्योर के आज या कल इंशाल्लाह 2 दिन या 3 दिन मैक्सिमम तक ये केस में एक और जो अहम पेशरफ्त हुई है वो ये हुई है कि जो ज़हीर का जो पास्ट कॉल डेटा है वो भी रिकवर किया जा चुका है। तो उसके बदौलत कुछ हमें कुछ एविडेंस मिलते हैं, कोई ऐसे शवाहिद मिलते हैं कि जो गैंग के हवाले से मुसलसल जो बात होती है कि दे आर कनेक्टेड विद द गैंग, तो इस तरह के कोई शवाहिद हैं? शवाहिद अभी मेरे इल्म में नहीं है जी, लेकिन जो बाज़िल नज़र में जो डॉट्स जो हमारी ऑफ द रिकॉर्ड बातें हो रही हैं वो कनेक्ट हो रहे हैं, और वो ये साबित करते हैं कि ही इज़ नॉट इट्स नॉट ए वन मैन्स एक्ट। ये एक इंडिविजुअल एक्ट नहीं है, इट्स ए कलेक्टिव एक्ट, और बहुत वेल मैनेज सपोर्ट अवेलेबल है। क्योंकि जो बच्ची कराची से अगवा होती है, लाहौर हाई कोर्ट में रेट पिटीशन फाइल हो गई, कराची हाई कोर्ट में रेट पिटीशन फाइल हो गई, यहाँ तक कि IG कराची को चेंज होना पड़ा इस केस में, वो बच्ची रिकवर नहीं कर सके। और वन फाइन डे आफ्टर लेबोरियस एफर्ट
15-16 दिन के बाद लड़की चिश्तियाँ से जाके बरामद होती है और किसी वकील साहब के घर से बरामद होती है, तो इट मीन्स इट शोज अपेरेंटली, हम कंक्लूसिवली तो नहीं कह सकते लेकिन डॉट्स आर कनेक्टिंग, अगर कनेक्ट किया जाए तो यकीनन एक गैंग इन्वॉल्व है जो कि अभी तक मंजर आम पर नहीं आई है। और ये जो 33 अफराद मुल्जिमान को जो नामजद किया गया, इसमें इनकी पूरी फैमिली भी इन्वॉल्व है। जी, इनकी पूरी फैमिली भी इन्वॉल्व है। ज़हीर है, इसकी वालदे हैं, इनके भाई हैं, उनके भाई की बीवी हैं और कुछ 2-3 ख़वातीन और हैं जिनके मैं नाम नहीं डिस्क्लोज कर सकता। दे आर ऑल इन। पाकिस्तान के बड़े नामवर सहाफ़ी जो जर्नलिस्ट हैं वो बड़े दावे के साथ सोशल मीडिया पर बड़े खुलेआम ये बात कर रहे हैं कि ये गैंग के साथ चीज़ें कनेक्ट हो रही, दो के जो स्ट्रॉन्ग एविडेंस है वो अभी तक सामने नहीं आया, बट हो सकता है कि इन फ्यूचर आ जाए। हम सामने डिस्क्लोज इस वजह से नहीं करते कि दैट विल हैम्पर द ट्रायल, बेसिकली जो ट्रायल इफेक्ट हो सकता है। यानी कि आप समझ रहे हैं कि चीजें कनेक्ट अभी की जा रही हैं और वो सब कुछ। अच्छा, क्या पॉसिबिलिटीज या प्रोबेबिलिटीज हो सकती थी माजी में शादी होगी केस सोचा नहीं होगा ना कि इतना ज्यादा हाइप क्रिएट कर जाएगा, सो क्या होना था या क्या हो सकता था लड़की के साथ? अनफॉर्चुनेटली जी, इस तरह की प्रैक्टिसेस में जो हमने देखा है, जो एक्सपीरियंस है उसमें ये शादियां 2 या मैक्सिमम 3 माह चलती हैं और इवेंचुअली ये लड़कियां या तो ट्रैफिक कर दी जाती हैं पाकिस्तान से बाहर, या फिर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे काफ़ी कस्म पुरसी की ज़िंदगी गुजारी। ये शादियों में इन लव मैरिजेस की जो ड्यूरेशन ऑफ एज ऑफ कंटिन्यूसी है ये हार्डली 2 या 3 माह होती है और उसके बाद ब्रॉथल हाउसेज या अनफॉर्चुनेटली बैगिंग और एक वो जो डर्टी एक एलिमेंट आप कह सकते हैं और वो अनफॉर्चुनेटली इन बच्चियों की किस्मत में रह जाते हैं क्योंकि वो घर से भागी होती हैं, वापस जा नहीं सकती। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ जो कि मेरे लिए काबिल गौर है, हम में से शायद किसी ने इसके ऊपर अभी तक बात नहीं की होगी क्योंकि लड़की की उम्र बहुत कम बताई जा रही है, 14 साल, जैसे कि आपने बताया 14 साल 3 माह। जब हमारे यहाँ इस तरह के केसेस होते हैं जो चाइल्ड मैरिजेस के होते हैं या अगवा के होते हैं, हमारे यहाँ इस तरह का कोई निज़ाम मौजूद क्यों नहीं है जो इस तरह की कम उम्र बच्चियां या इससे जो रिलेटेड केसेस हैं उनकी मेंटल हेल्थ या स्टेबिलिटी के हवाले से साथ साथ काम करे? आई एम श्योर कि वो लड़की भी एक, जिस तरह से उसके इंटरव्यू सामने आते हैं, एक ट्रॉमा से इंसान गुजरा होता है, मीडिया प्रेशर होता है, तो इस तरह की चीजें इनको भी आई गेस के हमारे सिस्टम को केटर करना चाहिए कि कल को अगर कोई एक्सट्रीम कदम फॉर एग्जांपल उठ जाता है मीडिया के प्रेशर से या इस सारी सिचुएशन से, तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? एग्जैक्टली, बल्कि मैं इससे थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, मैं इसमें अपनी आला जुडिशरी जो है उन्हें भी एक रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करूंगा कि एक तो साइकोलॉजिकल असिस्टेंस मिलनी चाहिए, सेकेंडली उन्हें हमें एक लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन डेवलप करनी चाहिए उन बच्चियों में जो बालिग हैं और जो अपेरेंटली 16 साल प्लस हैं। अगर वो भाग के या वो घर से छोड़ के नाराज होकर आती हैं और वो शादी करती हैं तो समथिंग डिफरेंट। एक बच्ची जो अपेरेंटली नाबालिग है, जो उसके चेहरे के फीचर्स बता रहे हैं कि वो नाबालिग है, जो मेडिकल टेस्ट में हमें इंडल्ज करना ही नहीं चाहिए। देखिए, मैं फिर अपना स्टांस रिट्रेट करूंगा, जब आपने एक नादरा के नाम से एक पूरा अथॉरिटी बनाई हुई है, आपने उसमें बे फॉर्म्स, बच्चा पैदा होता है तो बर्थ सर्टिफिकेट इशू करती है, बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो बे फॉर्म्स उसके इशू होते हैं, उसके बाद FRC है, उसके बाद आपका स्मार्ट कार्ड है। फिर इन चीज़ों को बंद कर दीजिए। अगर आपने बच्ची के स्टेटमेंट पे ही चलना है, एक नाबालिग के स्टेटमेंट के ऊपर ही बात करनी है या आपने ओसिफिकेशन टेस्ट में ही जाना है, तो फिर इस अथॉरिटी को बंद कर दिया जाए और डिक्लेयर कर दिया जाए कि जनाब लड़की की ना तो बे फॉर्म की ज़रूरत है ना बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। आप देखिए कि 3 माह हो गए हैं, उनके वालिद हर चैनल पे हर जगह बैठ के कह रहे हैं जनाब मेरी शादी 2005 में हुई है, मेरी बेटी 2008 में हुई है। टाइम का मैं आखिरी मेरा सवाल आपसे है कि अगर ये लड़का गिरफ्तार हो जाता है तो उसके बाद जो लड़की है उसका फ्यूचर दारुल उलूमा या फैमिली के हवाले किया जाएगा? मेरी अंडरस्टैंडिंग तो ये जी कि उस बच्ची को नेग्लेक्टेड एंड डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन ब्यूरो वेलफेयर पंजाब गवर्नमेंट को टेक ओवर करना चाहिए और उसे फिर ट्रांसमिट करना चाहिए चाइल्ड वेलफेयर कोर्ट को, और वो डिटरमिन करे कि इस बच्ची को दारुल उलूमा में रहना चाहिए या वालिदैन के पास। मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि उस बच्ची को वालिदैन को वापस कस्टडी ट्रांसफर की जानी चाहिए।